बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 20 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब बच्चों जैसा कि लास्ट टाइम जब हमने चैप्टर नंबर 20 को इंट्रोड्यूस किया था तो कुछ आपको डेफिनेशन बताई थी। एक डेफिनेशन बताई थी आइसोटोप्स। हेयर व्हाट इज़ मेंट बाय आइसोटोप? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट्स के एटम जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट होती है। इट मीन्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम चार्ज नंबर डिफरेंट मास नंबर, या एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। इट मीन्स कि आइसोटोप्स आर केमिकली सेम वन बट फिज़िकली डिफरेंट वन। इसका मतलब है कि हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को केमिकली किसी केमिकल टेक्निक से किसी केमिकल रिएक्शन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और अगर हम किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनकी तादाद देखना चाहते हैं, उनकी मैस डिटरमिन करना चाहते हैं, उनकी परसेंटेज वैल्यूज मीन उनकी रिलेटिव अबंडेंस देखना चाहते हैं तो फिज़िकली पॉसिबल है। और एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसको मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। सो व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोग्राफ? इसकी डेफिनेशन कह लें, इंट्रोडक्शन कह लें, एक ही मतलब है, इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू, एक डिवाइस का नाम है विच इज़ यूज्ड टू, नंबर 1 सेपरेट द isotopes of an element, number 2 determine the masses of atoms, ions, nuclei, etc. measure the relative abundance of isotopes of an element। ब्रॉड यूजेज हैं इस डिवाइस के कि इट इज़ ए डिवाइस, स्पेक्ट्रोग्राफ की बात करें बच्चों, इट इज़ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के अंदर मैंने बताया है कि पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे एटम हो जिनका चार्ज तो सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो। तो ऐसे एटमों को अगर हमने सेपरेट करना है तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से सेपरेट कर सकते हैं। इट मीन पता लगा सकते हैं कि उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, क्या सारे एटम 100% आइडेंटिकल हैं चार्ज और मास की फॉर्म में, या मुख्तलिफ मास नंबर वाले एटम क्या हैं एक एलिमेंट के अंदर मौजूद हैं और कितने हैं, उनकी मैसेज क्या हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे सिर्फ आइसोटोप्स की मैसेज ही निकलेंगी। अब किसी भी एटम की, किसी भी आयन की, किसी भी न्यूक्लियस की अगर आपने मैस डिटरमिन करनी है तो हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ से डिटरमिन कर सकते हैं। मेजर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब अगर किसी एलिमेंट में आइसोटोप हों तो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल अमाउंट में हों। जैसे प्रोटियम लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन में मौजूद है, इसका मतलब मेजर कंपोजिशन हाइड्रोजन की प्रोटियम है। ड्यूटेरियम और ट्रीटियम इनकी कंपोजिशंस बहुत स्मॉल हैं इन हाइड्रोजन। इसी तरह मैंने बच्चों एग्जांपल दी थी, क्लोरीन अगर हम लेते हैं, नेचुरल क्लोरीन या क्लोरीन गैस लेते हैं, उसके एटमों को अगर हम स्टडी करें, उसके आइसोटोप को स्टडी करें तो हमें नज़र आता है कि जो लाइटर आइसोटोप है क्लोरीन 35 वो मोर अबंडेंट है, वो 75% है। और जो हैवी एटम हैं क्लोरीन के, क्लोरीन 37 वो 25% है। इसलिए हम 35 और 37 का एवरेज मास नंबर 36 नहीं लेते, 35.5 लेते हैं अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट क्लोरीन में 35 वाले आइसोटोप की है और 37 वाले की जो परसेंटेज है वो कम है। इस तरह जो नेचुरल यूरेनियम बच्चा आपको बताया था 3 आइसोटोप्स हैं, सबसे कम परसेंटेज यूरेनियम 234 की होती है, फिर उससे लिटल हायर यूरेनियम 235 है विच इज़ फिशनेबल मटेरियल, और 99.29% जो नेचुरल यूरेनियम का 99.29% है, जो मेजर पोर्शन है वो यूरेनियम 238 का है। तो ये परसेंटेजेस किस तरह से निकाली गई हैं? विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसको हम डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं।
अब ये तमाम कुछ कैसे इस एक इंस्ट्रूमेंट से हो जाता है, किस तरह से एक एलिमेंट के आइसोटोप्स अलहदा हो जाते हैं, हम उनकी मैसें फिर कैसे निकाल सकते हैं, और रिलेटिव अबंडेंस किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, वो हम जब इस डिवाइस की वर्किंग या ऑपरेशन का मैनुअल स्टडी करेंगे तो फिर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप को ना सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं, उनकी मैसें डिटरमिन कर सकते हैं, उनकी परसेंटेजेस मीन रिलेटिव अबंडेंस चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट अ चार्ज पार्टिकल Q, a mass m moving perpendicular to the electric and magnetic fields suffers deflection that depends on its number 1 charge Q and mass m. Very important and very convenient and easy principle of mass spectrograph is that when a charge particle Q whose mass is m, it is moving perpendicular to the electric and magnetic field suffers deflection. कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा डिफ्लेक्ट होगा, सफ़र डिफ्लेक्शन। और कितना डिफ्लेक्ट होगा डिपेंड करता है उसका चार्ज कितना है और उसकी मैस कितना। अब चूँकि बच्चों लुक हियर आइसोटोप है सेम चार्ज, तो इसका मतलब है कि आइसोटोप का अगर चार्ज सेम है तो इसका मतलब है कि आइसोटोप जब मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे तो जो डिफ्लेक्शन है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैस, कि वो मैस पे डिपेंड करेगी। कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका चार्ज सेम है, इफ़ दे एंटर द मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलरली दे विल सफ़र डिफ्लेक्शन एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। इट मीन्स डिफरेंट मैसेज वाले पार्टिकल डिफरेंट पाथ के अलांग डिफ्लेक्ट होते हैं। सो दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द मास स्पेक्ट्रोग्राफ। नो स्कीमेटिक डायग्राम, हम इस डिवाइस को डायग्राम में दिखाने लगे हैं कि इसकी जो वर्किंग डायग्राम है जिससे हम इसका ऑपरेशन इजीली स्टडी कर सकें, वो हम आपको बच्चों दिखाने वाले हैं। स्कीमेटिक डायग्राम, schematic diagram of mass spectrograph is shown here on the board. That is the major parts of this device which are just tells us how we separate the isotopes of an element, how we can measure the masses of the atoms, nuclei or isotopes of an element, and how we find their percentage composition या relative abundance in the sample. So look here, this is an evacuated chamber subjected to uniform magnetic field B. Dots are representing कि field is out of the plane of spore. Magnetic field is outward and this field is applied in the chamber which is evacuated. Here is the ion source. यहाँ पर जिस एलिमेंट को हम बच्चों इन्वेस्टिगेट करना है उस एलिमेंट के वेपर्स हम इधर प्रोड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस. सो दिस इज द source which is producing positive ions of an element under investigation. अब हर आयन का चार्ज प्लस ई है. अब प्लस ई चार्ज आपको बच्चों एक एटम पे कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम लूज़ करता है तो उसको हम प्लस ई चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं. मैस इज एम. अब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से एक एटम की मैस पे कोई कंसिडरेबल डिक्रीज़ या चेंज नहीं आती, क्योंकि आपको बच्चों बताया है कि मास ऑफ एटम इज़ एक्चुअली वी कंसिडर इट एज द मैस ऑफ द न्यूक्लियस. क्योंकि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की जो मैस है इट इज़ 1840 टाइम्स ग्रेटर दैन द mass of electron. So if a neutral atom loses one electron and plus E charge appear on it, it becomes an ion. So mass of that is ion is actually mass of the particular nuclide, or it is the mass of atom of that element, the mass of that particular isotope of that element. M is the mass of an ion. So ions are produced here. The ion escaping from the source S through this slit S1 accelerate towards slit S2 by the potential difference V which is applied in between these two slits. Slit S1 से जब positive ion निकलेंगे, slit S2 is relatively at low potential with respect to the slit S1 and potential difference V is applied on these ions. So these ions will accelerate towards slit S2 and enter into the chamber. What is here? Look here,
An arrangement is here. This is positively charged plate, this is negatively charged plate. It means electric field is applied here. Look these dots. It means magnetic field also is applied here. Here is an electric field which is in this direction. This is the direction of electric field. And here is magnetic field which is outward. That means here in this region transverse electric and magnetic field are applied. This is the electric field which is from positive plate toward negative plate. This is the electric field E which is here. This dot magnetic field B which is outward. It means electric and magnetic field are perpendicular to each other. अब जब बच्चों यहाँ से चार्ज पार्टिकल मीन आयन गुजरेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। अब अगर हम सिंपल रूल पढ़ कर आए हैं कि किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ही होती है। जो पॉजिटिव आयन हैं उन पे फोर्स जो लगेगी, जिनको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी विच इज़ एफ ई एंड दैट इज़ प्लस ई इंटू ई, जिसको हम क्यू ई कहते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स इन आयन पे लगेगी वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होगी। और अगर हम रूल अप्लाई करें, राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करें, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट हो। इट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है दैट इज़ एफ एम, दैट इज़ इक्वल टू ई वी क्रॉस वी। मैंने बच्चों एक्सप्रेशंस वेक्टोरियल फॉर्म में लिखे, वेक्टम की फॉर्म में मैंने बच्चों एक्सप्रेशन लिखा है। और वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेशन का मतलब है मैंने फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सप्रेशन में लिखे। अगर इस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाली जाए जस्ट, दैट इज़ ई वी बी sin 90, force is maximum. This force is E into E. E means charge of ion, E means electric field which is uniform in that region. This arrangement is named as velocity selector. इसको velocity selector कहते हैं बच्चों। अब इसका क्या पर्पज़ है यहाँ पर, इसको सिर्फ एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि आयन्स कन्फाइन रहें इस पाथ पे और स्ट्रेट मूव करते जाएं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हो तो आयन इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो तो उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि ये आयन जब इस रीजन में दाखिल होंगे तो इधर तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको इस रीजन में सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो आयन इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। और जो आपको बच्चों बताया कि डिफ्लेक्शन आयन के चार्ज पे डिपेंड करती है, मास पे। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि स्मॉल सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे या लार्ज सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड मास। सो इन केस ऑफ आइसोटोप्स चार्जेस आर सेम। और जो आयन्स हमने बनाए हैं उन आयन के भी चार्जेस क्या हैं, वो सेम है, पॉजिटिव आयन हैं और हर आयन का चार्ज ये है। इसका मतलब है कि जो आइसोटोप्स डिफ्लेक्ट होंगे या जो आयन डिफ्लेक्ट होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज ही होंगे। दिस इज द डिटेक्टर डी विच विल रिसीव द डिफ्लेक्टेड आयन्स एंड gives the response. It means the number of ions reaching per second in this detector will actually the response of this detector. It means ये आयन से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये डिटेक्टर उस करंट की अमाउंट को मेजर करेगा, जिसको हम डिटेक्टर रिस्पांस कह रहे हैं। अब मज़ीद ये डिटेक्टर एक जगह पे फिक्स है, अगर चाहें तो हम इस डिटेक्टर को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। ये मैंने जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ दिखाया है इसमें ये एक जदीद डिटेक्टर लगाया है। लेकिन जब ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया गया था तो यहाँ पर इधर डिटेक्टर की जगह पे फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जाती थी, और फोटोग्राफिक प्लेट से हम आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस चेक कर सकते हैं और मज़ीद उनकी मैसेज भी डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन इस डिटेक्टर ने, ये जो नया डिजिटल डिटेक्टर समझें बच्चों, इसने कैलकुलेशन को ज़रा मज़ीद आसान बना दिया हमारे। अब ये चीज़ जब मैं वर्किंग बयान करूँगा फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो याद रखना है बच्चों कि ये क्या है, ये वेलोसिटी सेलेक्टर। अब वेलोसिटी सेलेक्टर के से मज़ीद क्या काम ले सकते हैं बच्चों, ये आगे मैं डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आयन्स को इस स्लिट से इस स्लिट तक एक्सेलरेट तो ये पोटेंशियल कर रहा है, लेकिन उन आयन को कन्फाइन कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है टूवर्ड स्लिट S2, दिस वेलोसिटी सेलेक्टर। व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस एंड दिस इज़ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ
mass spectrograph working. The positive ions of an element, each of charge plus E, are produced in the ion source S. कि जिस एलिमेंट को हमें इन्वेस्टिगेट करना है उसके वेपर्स यहाँ पर होंगे और ये आयन बनाने वाली बच्चों एक फैक्ट्री समझ लें, एक ओवन कह लें जो उन एटमों के पॉजिटिव आयन बनाएगा, जिसको आयन सोर्स का हम नाम दे रहे हैं। द आयन्स एस्केपिंग फ्राम द सोर्स आर एक्सेलरेटेड बिटवीन slits S1 and S2 by applying potential difference V positive. Each ion acquires kinetic energy on reaching the slit S2, which is kinetic energy of ion, that is equal to charge of ion into applied potential. हर आयन बच्चों एक्सेलरेट करेगा यहाँ से। क्यों एक्सेलरेट करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस V आयन्स को एक्सेलरेट कराएगा। हर आयन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा विद विच इट एंटर्स इनटू द evacuated chamber through the slit S2. Kinetic energy gained by the ion is equal to charge of ion into applied potential difference. अब kinetic energy half m small v square and E into capital. Small e mean charge on the ion and V mean applied potential difference, and V is the actually velocity of ion, m is the mass of ion. अब बच्चों मास, अगर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं तो तमाम एटमों की मास फिर एक जैसी नहीं है। अगर एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं तो इसका मतलब उसके अंदर 3 मुख्तलिफ मैसेज वाले पार्टिकल या एटम मौजूद हैं। अगर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं हैं, तमाम एटम आइडेंटिकल हैं, तो फिर तो मैस तमाम की सेम होगी। तो अगर तो एक एलिमेंट में आइसोटोप्स नहीं हैं, फिर तो जितने आयन्स होंगे यहाँ से जब एंटर करेंगे विद सेम वेलोसिटी फील्ड में एंटर करेंगे, जितने आयन होंगे डिफ्लेक्ट होंगे, एक ही पाथ पे डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन जब किसी एलिमेंट के अगर आइसोटोप्स होते हैं तो यहाँ तक जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, चार्ज तो हर एक का सेम है, पोटेंशियल सेम है। अब अगर मास डिफरेंट है तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, तो तब प्रोडक्ट क्या रहेगा? दोनों तरफ सेम रहेगा। इसको हम आगे ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके क्या फिर मज़ीद मीनिंग है। तो हाफ एम इज़ हियर, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाई आयन फ्राम स्लिट S1 to S2 एंड दैट इज़ इक्वल टू E इंटू कैपिटल V। अब दो अननोन ये हैं, ये दोनों नोन हैं। अननोन का मतलब है मास ऑफ आयन तो हमें नहीं पता जी। मैं ये दोनों अननोन है। मीन मास ऑफ आयन क्या है वो तो हमें नहीं पता। जो वेलोसिटी आयन गेन करेंगे यहाँ से यहाँ तक वो भी हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अननोन हैं और ये दोनों हमारे पास क्या हैं? वो नोन हैं। तो फिर किस तरह से मास ऑफ द आयन डिटरमिन होगी, ये हम आगे देखते हैं कि जब आयन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे देन व्हाट हैपन। द आयन्स एंटर द एवैक्यूएटेड चैम्बर वेयर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वे, जो आउटवर्ड है, इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दीज आयन्स। द आयन एंटर द एवैक्यूएटेड चैम्बर, कि आयन जब इस एवैक्यूएटेड चैम्बर में एंटर होते हैं जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया हुआ है, आउटवर्ड है, और आउटवर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दीज आयन्स हैं। दीज आयन्स आर डिफ्लेक्टेड अलॉन्ग सेमी circular path towards detector D. The detector records the number of ions arriving per second. Understand the operation again. Ion source produce ion source. Ion source produce ions of the element to be investigated, each of charge plus E. These ions accelerate between the slits S1 and S2 by applying potential difference. Each ion acquire kinetic energy, which is written here, and when these ions enters the evacuated chamber where magnetic field B is applied in the outward direction, mean perpendicular to the direction of motion of the ions. The ions are deflected along semi-circular path. जो आयन है बच्चों वो सेमी सर्कुलर पाथ पे डिफ्लेक्ट होंगे टूवर्ड्स डिटेक्टर, डिटेक्टर की तरफ जाएंगे। अब बच्चों देखना ये है
कि सेमी सर्कुलर पाथ पे क्यों डिफ्लेक्ट होंगे, कौन सी फोर्स उनको डिफ्लेक्ट कराएगी, और फिर हम किस तरह से इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज़ करेंगे उन 3 पर्पसेस के लिए जो हम इससे पहले जब इंट्रोडक्शन किया था वहाँ पर बयान करके आए हैं। सो द आयंस आर डिफ्लेक्टेड डिटेक्टर रिस्पॉन्स। The ions are deflected along semi-circular path toward detector. The detector records the number of ions arriving per second. It means detector will show the current created by these ions. अब ज़ाहिर है बच्चों, अगर इधर आयन ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पर करंट ज़्यादा है, अगर उधर आयन पर सेकंड ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर उधर करंट ज़्यादा है। इट मीन्स हम कह रहे हैं कि अगर इन आयन्स की अबंडेंस ज़्यादा है तो इधर करंट ज़्यादा है, और अगर उन आयन की अबंडेंस ज़्यादा है तो करंट फिर उस तरफ ज़्यादा है। अब मुख्तलिफ़ एलिमेंट के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट हैं जिनका लाइटर आइसोटोप मोर अबंडेंट होता है, हैवियर लेस अबंडेंट होता है। कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनका हैवियर आइसोटोप मोर अबंडेंट होता है और लाइटर आइसोटोप जो है वो कम अबंडेंट होता है। मतलब हाइड्रोजन में लाइटर जो आइसोटोप प्रोटियम है वो ज़्यादा है परसेंटेज में, और यूरेनियम में जो हैवियर आइसोटोप है वो ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं है कि कौन सा आइसोटोप लाइटर आइसोटोप मोर अबंडेंट है या हैवियर आइसोटोप मोर अबंडेंट है। डिफरेंट एलिमेंट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स हैं, उनकी डिफरेंट मैसेज हैं, और कोई कौन सा आइसोटोप मोर अबंडेंट है या लेस अबंडेंट है इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट के अंदर डिफरेंट मैसेज के आइसोटोप्स मोर और लेस अबंडेंट होते हैं। सो दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय द डिटेक्टर रिस्पॉन्स या करंट प्रोड्यूस्ड बाय द आयंस विच आर रिसीव्ड बाय दिस डिटेक्टर पर यूनिट टाइम। अगर इस इक्वेशन को मैं बच्चों इक्वेशन 1 कर दूं, और अब हम ये देखें कि व्हेन आयन एंटर हेयर इन मैग्नेटिक फील्ड ईच आयन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। दैट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ आयन। द मैग्नीट्यूड of magnetic force experienced by each ion will be Fm, that is equal EV। अब बच्चों में पता है E क्या है, आयन का चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, V और B परपेंडिकुलर हैं। तो हेयर इज़ साइन 90, और साइन 90 बच्चों हमें पता है कि ये 1 होता है। तो चूँकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्शन साथ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, और ये जो कैलकुलेशन है ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज वाला जो टॉपिक पढ़ कर आए हैं मैग्नेटिज्म के अंदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, ये वहाँ से फार्मूला मैंने लिखा है। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फोर्स जो आयन पे लगेगी दैट इज़ EV। दिस फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल। ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि जो भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है बच्चों वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, जस्ट डिफ्लेक्ट करती है। इसलिए हम इसको मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहते हैं। सो दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द आयन। आयन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी FC विच इज़ mv² डिवाइडेड बाई r। m मास ऑफ आयन है, v क्या है जिस वेलोसिटी के साथ आयन फील्ड में एंटर हो रहा है, r क्या है जिस पाथ के अलांग डिफ्लेक्ट होगा, जिसको हमने सेमी सर्कुलर पाथ कहा है, ये उस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लें। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज़ इक्वल टू EVP। अब इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करें, EVP दैट इज mv²। द स्मॉल v इज़ वेलोसिटी ऑफ द आयन, r इज़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ। इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करके लिखें हेयर वी गेट द आंसर EB। ये वाला v इस पावर से बच्चों कैंसिल करें अगर, तो हेयर mv डिवाइडेड बाई r। अब अगर इस इक्वेशन को मैं यूँ लिखूँ r इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई EB, r उधर ले गया हूँ, EB इधर नीचे ले आया हूँ, ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अब बच्चों अगर तो एक एलिमेंट के तमाम एटम आइडेंटिकल हैं, मीन हम कह रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं हैं, फिर मीन तमाम एटमों की मैस सेम है, तमाम एटम एक ही वेलोसिटी के साथ जब यहाँ पर एंटर करेंगे तो लुक हियर हर एक की मास सेम है, अगर हर एक की वेलोसिटी सेम है, अगर चार्ज सेम है, फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फिर जितने आयन हैं एक ही सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मासेस डिफरेंट हैं, मीन अगर एक एलिमेंट के आयन्स हैं तो ज़ाहिर मासेस तो उनकी डिफरेंट होती हैं, लेकिन चार्ज तो तमाम आयन का सेम हम कह रहे हैं। अब मासेस डिफरेंट हैं, दे विल एंटर द फील्ड विद डिफरेंट वेलोसिटी।
तो अब हम यहाँ से अभी इतना तो बता सकते हैं, ये भी हो सकता है कि ये और ये मिल जाएं और प्रोडक्ट सेम रहे, तो फिर भी हम ये कहें कि आइसोटोप भी हैं लेकिन एक ही पाथ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो फिर भी उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। ये तो तब पता चलेगा। इस इक्वेशन में देखें, इस वक्त तक 3 वेरिएबल हमें नज़र आ रहे हैं। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एम क्या है, मास ऑफ द आयन है, वी क्या है, वेलोसिटी विद विच दे आर एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। हम रिलेशन देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड एम। तो वी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें इस इक्वेशन से और यहाँ पर पुट करें, फिर देखते हैं बच्चों कि आर और एम का आपस में क्या रिलेशन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एम, तो यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू बच्चों निकालें, 2 इधर ले आएँ, एम नीचे ले जाएं और ये वी स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 2EV डिवाइडेड बाई स्मॉल एम होल डिवाइडेड बाई EB एंड आर। अब ये भी एम है, ये भी एम है, ओवर अंडर रूट है, और हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इधर भी है नीचे भी ई है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करें ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर आ जाएगा बच्चों आर का स्क्वायर, इधर जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये एम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक एम बच जाएगा, हेयर इज एम। यहाँ से अंडर रूट ख़त्म होगा तो यहाँ पर ई है, नीचे ई का स्क्वायर आएगा, ऊपर वाला ई ख़त्म हो जाएगा, नीचे बच्चों एक ई बच जाएगा, यहाँ पर बी पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से 2 यहाँ पर आ जाएगा, और साथ आपके पास बच्चों भी आ जाएगा। लुक हेयर अगेन, इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर इस एम से कैंसिल हो गया, अंडर रूट ख़त्म हुआ, ये 2 आ गया, साथ ई नीचे वाले ई स्क्वायर से ख़त्म हुआ, और नीचे बी पे स्क्वायर आ गया, हमारे पास आर आ गया। अब ज़रा बच्चों गौर से देखें, वी ये तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कांस्टेंट है। अगर तमाम आयन है तमाम के लिए एक जैसा है, डिफरेंट मैस वाले आयन है तमाम के लिए फिर भी एक जैसा है, तो ये तो कांस्टेंट है। फील्ड वैसे ही कांस्टेंट है, आयन का चार्ज कांस्टेंट है। तो अगर तो तमाम आयन की मैस सेम है, यानी एक एलिमेंट में आइसोटोप्स नहीं है, तो फिर वही बात कि तमाम आयन एक ही ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेंगे। लेकिन अगर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं तो दे विल बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज। अब मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन को बच्चों मैं अगर यूँ लिख सकता हूँ, आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, बाकी ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, v कांस्टेंट, e कांस्टेंट, b कांस्टेंट, इट मीन्स r इज प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब क्या है कि जो हैवियर पार्टिकल होगा वो बड़े ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, जो लाइटर पार्टिकल होगा वो छोटे ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। इसका मतलब कि अगर हमने यहाँ पर एलिमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा है और 2 हमारे पास सेमी सर्कुलर पाथ ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, तो ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है ये शो कर रहा है कि जो लाइटर आइसोटोप होगा वो मोर डिफ्लेक्ट होगा, इट मीन स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉलो करेगा। तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने का मतलब है स्मॉल कर्वेचर, स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग डिफ्लेक्ट होना, क्योंकि ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये स्लोली डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इसकी डिफ्लेक्शन कम है, इसलिए बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉलो कर रहे हैं। जितनी मास ज़्यादा हो उतनी डिफ्लेक्शन उसकी कम होगी, वो बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉलो करेगा। जितनी मास कम होगी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉलो करेगा। तो इसका मतलब है कि जो मास ऑफ आइसोटोप है वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब इस इक्वेशन से हम इस आइसोटोप के आयन की मैस अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? यहाँ से m कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ शिफ्ट करें। e हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, v2 ये कांस्टेंट है, r की वैल्यू हम यहाँ से अगर कैलकुलेट कर लें और वो यहाँ पे पुट कर दें तो हम मास ऑफ एनी आयन डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन ये जो वे है कैलकुलेशन का, ये तो उस सूरत में हम अप्लाई करते हैं अगर हमने यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हो। लेकिन चूँकि हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है, डिटेक्टर आयन को रिसीव करेगा, रिस्पांस देगा, तो हम देखते हैं कि इस डिटेक्टर का जो रिस्पांस है वो किसकी इसके बदलने के साथ बदलेगा। तो इस इक्वेशन को हम अगर रीराइट करें, राइटिंग दिस इक्वेशन इन द फॉर्मेट हियर m इक्वल टू e इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v into v square. Now what this equation show? This equation show that mass of each ion is mass of each ion reaching the detector is proportional to b square if the
फैक्टर विद इन पैरेंथेसिस इज केप्ट कांस्टेंट कि जो मास ऑफ आयन है वो b स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रखी जाए तो फिर। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। इसको बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें कि इसके मीनिंग क्या है। अब सपोज डिटेक्टर इज़ हेयर एंड वी स्टार्ट इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम मिनिमम वैल्यू, दिस इज़ एन एडजस्टेबल फील्ड। सपोज अगर ये बच्चों फील्ड ना होता तो डिटेक्टर रिस्पांस तो ज़ीरो था, क्योंकि फिर तो सारे आयन उस साइड पे जा रहे थे, कोई भी आयन डिफरेक्ट नहीं हो रहा था टूवर्ड डिटेक्टर, तो इसका मतलब है इसका रिस्पांस तो फिर मिनिमम होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हम इस फील्ड को बढ़ाना शुरू करते हैं, आयन की डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी। लाइटर पार्टिकल क्या करेगा, वो मोर डिफ्लेक्ट करेगा, उससे हैवी लेस डिफ्लेक्ट करेगा, उससे हैवी और लेस डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे फील्ड बढ़ाते जाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी। तो जब बच्चों डिफ्लेक्शन बढ़ेगी तो सबसे पहले जब रिस्पांस ये डिटेक्टर देगा वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल का होगा। अंडरस्टैंड करें मैं क्या कह रहा हूँ। इस वक्त सपोज करें डिटेक्टर ये है और डिटेक्टर ने रिस्पांस दिया है फील्ड की एक स्पेसिफिक वैल्यू पे, तो अब वो जो रिस्पांस डिटेक्टर दे रहा है वो इस आइसोटोप्स की डिटेक्शन की वजह से है, इस दूसरे वाले आयन या आइसोटोप की डिटेक्शन की वजह से नहीं है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि इसकी मास कितनी है और उसकी मास कितनी है, आपको बताया कि हम B की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू हमें पता है फॉर ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ डिटेक्टर, कि डिटेक्टर को हमने फिक्स कर दिया। अब या तो हम डिटेक्टर को आगे मूव कराएं, तो जो ही डिटेक्टर यहाँ से आगे शिफ्ट होगा तो फिर रिस्पांस डिसअपीयर हो जाएगा डिटेक्टर का, जब डिटेक्टर यहाँ पर आएगा तो फिर रिस्पांस देगा। तो अगर मैं डिटेक्टर को मूव कराता हूँ, B को कांस्टेंट रखता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि जो आपका पार्टिकल है, जो आयन है या आइसोटोप है, उसकी मास का स्क्वायर रूट R के प्रोपोर्शनल है। दो वेरिएबल हैं इसमें, एक M एक R। अब दो तरीके हैं, या तो B को वेरी करके R को फिक्स कर लें और M की वैल्यू निकाल लें, जैसा कि जदीद मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर B को वेरी किया जाता है बच्चों। और अगर फोटोग्राफिक प्लेट लगी हो तो फिर तो एक आयन का बीम इधर आकर डिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा किसी दूसरी पोजीशन पे डिटेक्ट करेगा। हम उस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करेंगे, सपाट को लोकेट करेंगे, रेडियाई की वैल्यूज़ इस सपाट के लिए अपना रेडियस यूज़ करेंगे, दूसरे के लिए दूसरे का यूज़ करेंगे। B की वैल्यू तो फिक्स होगी और R1 लगाएंगे तो M1 निकल आएगा। सपोज़ करें ये R1 है और इस का ये जो कर्वेचर है दैट इज़, सपोज करें दैट इज़ R2। तो अगर फोटोग्राफिक प्लेट लगी है, फोटोग्राफिक फिल्म लगी है, तो R1 निकालें, मैस निकाल लें जो सबसे लाइटेस्ट आइसोटोप है उसकी फ्रॉम दिस इक्वेशन। और अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट से इसका रेडियस निकाल लें तो हैवियर आइसोटोप की मैस यहाँ से निकाल लें। R1 और R2 फोटोग्राफिक प्लेट से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिटेक्टर इज़ फिक्स्ड, लाइटर आइसोटोप भी यहीं पे आएगा और फिर हैवियर भी यहीं पे ही आएगा बाय द एडजस्टमेंट ऑफ द फील्ड को एडजस्ट करेंगे। लेकिन फिर बता रहे हैं हम मास का स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे, मास स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे इस फील्ड के साथ और साथ इस डिटेक्टर के रिस्पांस के साथ, विच इज़ नोन एज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो हम कह रहे हैं कि डिटेक्टर इधर फिक्स है, हम इन पाथ को क्या करेंगे, आल्टर करेंगे। अब फिर बता रहा हूँ कि फील्ड को बढ़ाना शुरू करेंगे, आयन की डिफ्लेक्शन मोर एंड मोर होती जाएगी। जब ये डिटेक्टर डिफ्लेक्शन देगा उस वक्त सबसे पहले वाला आयन जो सबसे लाइटर आयन है उसका रिस्पांस आएगा। अब जब हम मज़ीद फील्ड बढ़ाएंगे ये वाला और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होकर ये तो यहाँ पे आ जाएगा, डिटेक्टर में एंटर नहीं करेगा, लेकिन उसकी डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो जाएगी फील्ड के बढ़ने से। तो अब डिटेक्टर उस हैवियर आइसोटोप को डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू को कांस्टेंट रख सकते हैं इस B को अल्टर करके, और B की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दें फॉर दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एन आइसोटोप। अब कैसे पता चलेगा कि आइसोटोप्स हैं कितने? फील्ड को ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ रिस्पांस जो होंगे
कि कितनी दफ़ा डिटेक्टर रिस्पांस देता है, वो तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। अब हर रिस्पांस के करस्पॉन्ड मास ऑफ ईच आइसोटोप है। अब कि डिटेक्टर रिस्पांस देता है, लेकिन कितना देता है, कि अगर डिटेक्टर रिस्पांस देता है वेरी स्मॉल करंट शो करता है, फिर जब ये वाला आइसोटोप आता है तो ज़्यादा रिस्पांस शो करता है, तो इसका मतलब है उन आइसोटोप्स की अबंडेंस ज़्यादा है, इनकी कम है। और अगर इसका रिस्पांस ज़्यादा है, उसका कम है, तो नंबर ऑफ आयन अराइविंग पर सेकंड इन दिस बीम आर मोर, नंबर ऑफ आयन अराइविंग पर सेकंड इन दिस बीम आर लेस, तो फिर ये ज़्यादा अबंडेंट है, वो कम अबंडेंट है। तो बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें मैं क्या कह रहा हूँ, कि तीनों यूज़ कैसे देखें। पहली बात, सेपरेट आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स कैसे सेपरेट हो गए और पता चलेंगे कितने आइसोटोप्स हैं। अब बताया कि नंबर ऑफ रिस्पांस, कितनी दफ़ा डिटेक्टर रिस्पांस देगा, स्पेक्ट्रम से जाकर देखेंगे। फिर मैस ऑफ ईच आइसोटोप, इससे क्वेश्चन से निकलेगी। फिर अबंडेंस रिस्पांस की वैल्यू से पता चलेगी कि किस आइसोटोप का रिस्पांस कितना है। अगर मैं यहाँ पर जी, दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ नेचुरल। लेट अस सपोज बच्चों हमने नेचुरल यूरेनियम का मास स्पेक्ट्रम बनाया है। अब मास स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, यहाँ पर आकर देखें बी की इस वैल्यू पे, फिर बी की इस वैल्यू पे, और फिर इस बी की 3 वैल्यूज़ पे डिटेक्टर ने रिस्पांस दिया। इसका मतलब है कि नेचुरल यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं। नंबर ऑफ रिस्पांस आइसोटोप्स की तादाद है। इसकी मैस, इस आइसोटोप की मैस बी स्क्वायर की ये जो वैल्यू है इसके प्रोपोर्शनल है, और इस आइसोटोप की मैस बी की जो वैल्यू यहाँ पर है उसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और इस आइसोटोप की जो मैस है, जो बी की यहाँ पर वैल्यू उस बी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, कीपिंग द वैल्यू इन द पैरेंथेसिस इज कांस्टेंट। इट मीन्स डिटेक्टर विल रिमेन हेयर। वी विल रिड्यूस द ट्रेजेक्ट्री बाई इंक्रीजिंग बी। हम इस ट्रेजेक्ट्री के रेडियाई को कम करेंगे बी को इंक्रीज करके। एक्सपेरिमेंट का तरीका बच्चों फिर समझ लें कि बी पहले नहीं होगा, रिस्पांस भी नहीं होगा, विच इज़ हेयर, कि जब बी नहीं था कोई रिस्पांस नहीं है। अब यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू है, समझें, सिस्टम का रिस्पांस ज़ीरो है। मैंने ग्राफ इधर लाइन पे नहीं दिखाया ताकि स्पेक्ट्रम को आप अंडरस्टैंड कर सकें। ये रेफरेंस वैल्यू लेवल है, ये रेफरेंस लेवल है हमारे डिटेक्टर का। डिटेक्टर रिस्पांस इज हेयर ज़ीरो, डिटेक्टर रिस्पांस इज हेयर ज़ीरो, अगेन डिटेक्टर रिस्पांस इज ज़ीरो, then response is suddenly maximum. This is the zero response here. Zero field, zero response. Field आपने little bit लगाया, even then zero response. भाई डिटेक्टर ने तो रिस्पांस तब देना है जब आयन डिटेक्टर में एंटर करेंगे। सपोज इस बी की वैल्यू पे डिटेक्टर ने अब लिटिल बिट रिस्पांस दिया, फिर बी की इस वैल्यू पे रिस्पांस थोड़ा सा ज़्यादा दिया, और बी की इस वैल्यू पे रिस्पांस ज़्यादा दिया, तो इसका मतलब है 3 दफ़ा डिटेक्टर ने रिस्पांस दिया है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल यूरेनियम की 3 आइसोटोप्स। अब इसकी मैस, इसकी मैस और इसकी मैस सेम नहीं है, ज़रा बी की वैल्यू डिफरेंट है और मैस बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब फॉर एनी पर्टिकुलर रिस्पांस दिस इज कांस्टेंट, वी इज ऑलरेडी कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट, द होल इज कांस्टेंट, सो मास कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से बी के प्रोपोर्शनल हम मैस निकालेंगे। नंबर ऑफ रिस्पांस 3 है, इट मीन 3 आइसोटोप्स हैं। ये रिस्पांस सबसे शॉर्ट लेस है, ये रिस्पांस सबसे ज़्यादा है, ये रिस्पांस सबसे ज़्यादा है, तो मोर अबंडेंट आइसोटोप कौन सा है, जो हैवियर आइसोटोप है। आपको बच्चों बताया है कि ये जो रिस्पांस होता है यूरेनियम के केस में, ये यूरेनियम 234 का है। ये यूरेनियम का जो नेचुरल आइसोटोप है U235 का है, और ये मोस्ट अबंडेंट जो आइसोटोप्स है U238 का। अब अगर हम रिस्पांस को न्यूमेरिकली टेस्ट करें तो परसेंटेज अगर हम देखें, फ्रैक्शन देखें, तो दिस रिस्पांस इज 99.299%, दिस रिस्पांस इज 0.7% एंड दिस इज 0.001%। तो इसका मतलब है यूरेनियम के अगर आयन यहाँ से आ रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा आयन हैं वो ये वाले हैं। ये अगर यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट होती, उसको डेवलप करते, तो इस पार्ट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होनी थी, इसकी कम, उसकी बहुत कम। अगर ये डिटेक्टर ना होता हम फोटोग्राफिक प्लेट लगाते थे, लेकिन चूँकि डिटेक्टर लगाया हुआ है और हम मास ऑफ आइसोटोप्स बी
कि स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनैलिटी से कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिटेक्टर विल रिमेन हेयर, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द लाइटेस्ट आइसोटोप इज दिस, एंड जब हम फील्ड को बढ़ाएंगे तो इसकी ट्रेजेक्ट्री रिड्यूस होकर इधर आ जाएगी, तो फिर ये वाले आयन डिटेक्टर में अराइव होंगे, और अगर और फील्ड बढ़ाएंगे तो फिर ये वाले आयन डिटेक्टर में, और ये वाले जो आयन हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मोर एंड मोर वुड नॉट रीच टू द डिटेक्टर, वुड नॉट रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर. So detector will only receive those ion which will follow a specific radii. It means which will, a specific mean a constant radii. This whole factor is constant. तो इस तरह से हम मास स्पेक्ट्राग्राफ से आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं, आइसोटोप्स को डिटेक्ट करते हैं, उनकी मैसेज डिटरमिन करते हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस पीक की हाइट से निकालते हैं. ये पीक की हाइट, इनकी रिलेटिव अबंडेंस, number of peaks, number of isotopes, and mass of each isotope proportional to B square. So these are our conclusion, these are the results. How we find the number of isotopes, relative abundance and mass of each isotope. Again, number of response, number of isotopes, height of peaks, their relative abundance, and value of B at each response is proportional to the mass of the isotope.